डीजीपी सर भी उसमें आए थे उस समय। स्टेज पर मौजूद कश्यप जी, निराला जी, सदर डीएसपी साहब, बीपी डीएसपी साहब, ललन जी, अन्य इस संस्था के मेंबरगण, जनप्रतिनिधिगण, आमजन, मीडिया कर्मीगण, सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम जनरली कम ही आयोजित हो पाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फोरम है जिससे कि हम लोग, हमारा जो एक महत्वपूर्ण तबका है समाज का, काफ़ी इम्पोर्टेंट तबका है इस लिहाज से कि इस वर्ग द्वारा आर्थिक गतिविधि जो की जाती है उससे बहुत लोगों का भला होता है, हमारे समाज के बड़े तबके का भला होता है। आपके द्वारा जो आर्थिक गतिविधि होती है उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और हमारा समाज आगे बढ़ता है। देश को आप टैक्स पेयर अगर हम लोग कहें तो टैक्स में भी आप लोग का योगदान काफ़ी अहम रहता है, जिससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है और सरकार कोई भी अगर डेवलपमेंट का कार्य करती है तो उसी पैसे से डेवलपमेंट का कार्य भी होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तबका है जिसमें हमेशा हमें अटेंड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार का इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं हो, किसी प्रकार देना। तो उसमें पुलिस का अहम रोल है। आप लोग पूर्व के वक्ताओं द्वारा भी इस संबंध में बताया गया। आदित्य जी का नाम मैं बोलना छूट गया, उनके द्वारा इसके कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए जो कि पूरी तरह से प्रासंगिक हैं और उस पर अमल करना आवश्यक है। कुछ कंस्ट्रेंट है जो कि आप प्रशासन के कंस्ट्रेंट रहते हैं या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट है, कुछ जो हम लोग का परिवेश है उसके कंस्ट्रेंट है, जिसके चलते कुछ समस्याएं हमेशा रहती हैं, उसे हम लोग हमेशा दूर करने का प्रयास करते हैं। जो पुलिस है वो पुलिस सर्विस हमेशा बोला जाता है क्योंकि सेवा के लिए है, वो समाज के सेवा के लिए ही ये सर्विस बनी हुई है। और मेरा पर्सनल अगर कहिएगा तो इस सर्विस में आने का एक महत्वपूर्ण जो ध्येय था यही था कि अपने समाज की हम सेवा कर सके। मैंने IIT कानपुर से बीटेक किया था, उसके बाद जॉब के लिए कहीं भी बाहर जाते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ से कई गुना बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर कहीं भी हम बाहर में जाते रहते तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा पर्सनल लाइफ का आप कहते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन नौकरी मैंने ज्वाइन किया, नौकरी ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि कुछ छूटा जा रहा है, अपना जो समाज है वो छूटा जा रहा है। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि ये सर्विस जो है सिविल सर्विसेज के माध्यम से हम वापस अपने क्षेत्र में जा सकते हैं और अपने क्षेत्र के लिए हम योगदान दे सकते हैं, उन लोग की सेवा कर सके या जो भी उनके लिए कुछ काम कर सके। यही सोच कर मैं इस सर्विस में आया, सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया, थोड़ा पीछे था तो IAS ना मिल गया, IPS मिला। लेकिन फिर भी IPS में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर कर सकें और उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। किसी पुलिसकर्मी का लाइफ देखेंगे तो आपको उसकी कठिनाई का अंदाजा, अगर सुबह से लेकर शाम तक का अगर उसका रूटीन देख लें तो उसकी समस्याओं का आपको उसका अंदाजा लग सकेगा। तो थोड़ा सहानुभूति उसके प्रति भी लोगों को रखना चाहिए। हम लोग सीनियर ऑफिसर हैं तो हम लोग को फिर भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी जो वहाँ पे स्पॉट पर ड्यूटी करता है उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। जनरल कोई भी ड्यूटी होता है, जनरल कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका परिवार हमेशा उनके साथ रहता है। लेकिन पुलिस में है या अन्य यूनिफॉर्म सर्विसेज जितने भी हैं, सेना भी हो गया, तो उसमें जो सिपाही होता है वो अपने परिवार से हमेशा दूर रहता है, परिवार लेके वो साथ में नहीं रहता है कहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो ड्यूटी का स्थान होता है उसका वो कठिनाई भरा। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी पोस्ट पे खड़ा कर दिया जाए, जनरली ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है, लेकिन 2 घंटे के लिए अगर किसी को एक पोस्ट पे खड़ा कर दिया जाए वहाँ ड्यूटी करने के लिए, तो लोगों को अंदाजा होगा कि उसका लाइफ जो है वो कितना कठिन है। तो ये जान करके अच्छा लगा। कई सारे वक्ताओं ने इसके बारे में बताया भी कि हमें सहयोग करना चाहिए, जो पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उसको सहयोग करना चाहिए। और पुलिस जो है वो समाज का एक तरह से आईना है। पुलिस में जो भी लोग
शामिल हुए हैं वो समाज से ही निकल के आए हैं। समाज जैसा है वैसा ही पुलिस है। तो कुछ खराब लोग या वैसे मेंटालिटी के, गलत मेंटालिटी के लोग पुलिस में भी हैं और समाज में भी हैं। तो जिस टाइप से होंगे, मुश्किल से 2% 5% लोग होंगे जो कि गलत मेंटालिटी वाले लोग हैं। हमेशा जो भी पुलिस कर्मी है, पुलिस ऑफिसर है, उसका हमेशा ये रहता है कि जो ड्यूटी है उसको सजगता से निभाए और उस जो समस्याएं हैं उसे दूर करने का हमेशा वो प्रयास करता है। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड का या पुलिस के प्रति जो नजरिया है वो थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, मुझे ये लगता है। पुलिस से सभी लोग खुश होंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस जो है वो कोर्सिव हैंड ऑफ स्टेट है। मतलब कि कोई भी चीज एनफोर्स करवाना है तो पुलिस को करना है, किसी को जेल भेजना है तो पुलिस को जेल भेजना है, कि वो फाइन लगेगा कि हाँ पुलिस हमको फाइन कर दी। तो इसलिए पुलिस के प्रति हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट समाज में जनरली आता है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। मुझे भी सर्विस में नहीं आने के पहले लगता है कि कितना डरावना है पुलिस, क्या है, लेकिन सर्विस में आने के बाद उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिली और पता चला कि उनकी कितनी कठिन परिस्थिति में वो लोग काम करते हैं। तो वो थोड़ी सहानुभूति हमको लगता है समाज से भी पुलिस को मिलनी चाहिए, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। अभी जैसे कई सारे वक्ताओं ने भी बताया, और कोविड काल में भी हम लोगों ने देखा कि कई सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे, उनको समाज से लोगों ने निकल के सम्मानित किया, तो वो मिलता भी है। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा सहानुभूति उनके प्रति रहना चाहिए। कुछ बिंदु जो उठाए गए मेरे पूर्व के वक्ताओं को कहना चाहूँगा, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर समाज दिया जा सके, सुरक्षित माहौल दिया जा सके। उसके लिए घटना को हम 100% तो नहीं कर सकते कि हम लोग रोक देंगे, बंद हो जाएगा, क्योंकि कि वैसा कहना एक इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं है। हर आदमी की मेंटालिटी अलग होती है, तो समाज में हमेशा क्रिमिनल एलिमेंट तो कुछ रहेंगे, लेकिन उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो दोषी व्यक्ति है वो पकड़ा जाए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है कि रोकने की कुछ जो कोशिश होती है वो हम लोग करते हैं। कुछ सुझाव भी मिला कि जो चेक पॉइंट है हम लोग को वहाँ पे चेकिंग लगाना चाहिए, तो हम लोग लगाते भी हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट भी आते हैं। जैसे हमारे कांस्टेबल का स्ट्रेंथ लिमिटेड है, उतना ही है, उनको हम एक ड्यूटी में लगाएंगे तो दूसरी ड्यूटी में नहीं लगा पाएंगे। तो कई बार होता है कि विधि व्यवस्था की समस्या है, तो उस पोस्ट से फिर हटा के दूसरी जगह लगाया जाता है, लेकिन वो पॉइंट हम लोग के दिमाग में है कि निकलने के पॉइंट कहाँ कहाँ है। जितना संभव हो सकता है हम लोग वहाँ फोर्स देने की कोशिश करते हैं। एक डे पेट्रोलिंग में हम लोग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग रखते हैं। टाउन और नवादा थाना में पहले से भी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग दिया हुआ है, और पिछले दिनों उसको बढ़ाया भी गया है, संख्या उसमें बढ़ाई गई है। तो वो दिन के पेट्रोलिंग में जनरली मौजूद रहते हैं। एक अतिरिक्त जो वर्तमान डीजीपी सर का भी आदेश है, और मुझे भी हमेशा लगता है कि वो करवाना बेहतर है। दूसरे स्टेट्स में जनरली होता है कि बीट पेट्रोलिंग होता है या फुट पेट्रोलिंग होता है, तो वो बना हुआ है। अपने यहाँ भी बहुत पहले ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन उस समय हम लोग का इतनी सारी समस्याएं नहीं थी, तो वो करना आसान था। आज के डेट में है कि फुट शहर, कस्बा या शहर कई सारे हो गए हैं। पूरे अगर केवल भोजपुर जिला का ही हम लोग उठा लें तो कई सारे कस्बे हो गए हैं, जहाँ कि अगर मध्यम साइज के कस्बे ही हम लोग अगर ले लें तो 30 से ज्यादा वैसे कस्बे हैं। तो हर जगह वो करना संभव नहीं है फुट पेट्रोलिंग। तो जनरली हम लोग जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ चौकीदार की ड्यूटी बांटी जाती है पेट्रोलिंग के लिए। शहर के लिए हम लोग फुट पेट्रोलिंग का जैसे है तो टोटल 15 सेक्टर बना के नाइट में फुट पेट्रोलिंग हम लोग चालू करवाए हैं, जिसका हम लोग नवंबर महीने से वो स्टार्ट किए थे। तो वो क्राइम का फिगर जो हम देखते हैं तो उसमें उसका अच्छा परिणाम भी देखने में आया। मुख्य रूप से नाइट में भेदन की घटनाएं ज्यादा होती है, तो वो फुट पेट्रोलिंग जो हम लोग चालू किए हैं तो उसके चलते कि एवेदन की घटना लगभग 1/3 हो गया, खास करके शहरी क्षेत्र में। टाउन और नवादा का क्षेत्र आप देखिएगा तो पहले एवरेज जो रिपोर्टिंग था कि एवेदन का महीना में हम लोग का 15 के आसपास होता था, 10 से 15 के बीच में। अभी वो एवरेज है वो लगभग 3 या 4 से ज्यादा एवेदन नहीं हो रहा है।
तो ये एक अच्छा पहल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी हम लोग ध्यान दें, घटना हो ही नहीं, लेकिन 100% हम लोग नहीं रोक सकते, तो वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर के एक मुद्दा उठाया गया, तो ट्रैफिक में इस जिला में मुख्य रूप से 2 तरह की समस्याएं ट्रैफिक को लेकर के, पहले 3 था, एक एस्पेक्ट थोड़ा अब इधर आके कम हुआ है। एक था कि हम लोग का जो टाउन एरिया के पेरिफेरल एरिया में जो जाम की समस्या थी वो मोटा मोटा हम लोग समाप्त करने में सफल हुए हैं। शहर के अंदर का जो जाम की समस्या है उसके कई सारे कारण है, वो केवल पुलिस विभाग चाहे तो अकेले नहीं कर सकता, उसमें नगर निगम का भी अहम रोल है। तो उसमें एसडीओ साहब से हम लोग की कई बार मीटिंग हुई है और डीएसपी साहब और एसडीओ साहब मिलकर जो पार्किंग स्थल की बात हो रही थी वो भी चिन्हित किया गया है। उस पर हम लोग आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई भी करेंगे। पार्किंग में जो गाड़ी नहीं लगा हैं उन पे कार्रवाई होगा। कुछ जगह को हम लोग नो पार्किंग जोन की तरह से घोषित कर देंगे कि वहां पार्किंग करना ही नहीं है। कुछ जगह है जहाँ पे कि अगर 5 भी गाड़ी लग जाए तो जाम लगना ही है, तो वैसे कुछ जगह चिन्हित करके हम लोग उसको नो पार्किंग जोन की तरह से घोषित करें। वहां पार्किंग जो करेगा उस पर हम लोग सख्ती करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पार्किंग है और वेंडिंग जोन का है तो अकेले पुलिस उसको नहीं कर सकते, नगर निगम की भी उसमें सहभागिता आवश्यक है कि वही वेंडिंग जोन डिक्लेयर करना, वो नगर निगम के उसमें उस जो लॉ है उसके तहत आता है, तो उसी को घोषित करना है कि ये मेरा जो है वेंडिंग जोन है। तो उसके लिए भी हम लोग नगर आयुक्त से भी बात किए हैं, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है उसमें प्रगति होगा, तो वेंडिंग जोन हम लोग डिक्लेयर कर देंगे ये जगह जो है हमारे वेंडिंग जोन है। तो उसमें सिस्टम यही है कि वेंडिंग जोन हम लोग डिक्लेयर करेंगे, वेंडिंग जोन में कितने वेंडर्स के ठेला लगाने की या दुकान लगाने की व्यवस्था है, तो उसकी संख्या फिक्स होती है, संख्या के आधार पे फिर अलॉट होता है वो जगह। तो अलॉट करने के लिए या तो लॉटरी सिस्टम रखा जाता है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उसको अलॉट किया जाता है। जो बड़े शहर में है व्यवस्था इसी तरह से की जाती है। यहाँ पे अभी तक टाउन प्लानिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली किसी ने लेकर के देखा नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों पे उस तरह की व्यवस्था हो सके। ये 2 चीजें अगर हो जाएंगी तो अंदर की समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि जिस पर डीएम साहब से भी कुछ बार डिस्कशन कुछ मीटिंग्स में हुआ है, आगे हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी डेवलप करे। बस स्टैंड जो है वो शहर के जनरली बाहर में रहता है, कहीं भी बड़े शहर में जाइएगा तो बस स्टैंड जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल होता है या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल होता है, वो जनरली शहर के बाहर में रहता है। वहां से छोटी गाड़ियों से ऑटो रिक्शा हुआ या टैक्सी हुआ तो वहां से शहर के अंदर में लोग प्रवेश करते हैं। तो यहाँ जो बस स्टैंड का पहले का काफी सालों पहले का वो बना हुआ व्यवस्था है, तो उसमें बस स्टैंड शहर के अंदर नहीं दिया हुआ, जिसके चलते बसों को शहर में अंदर प्रवेश करना पड़ता है, उसके चलते भी जाम लगता है। तो वही मेरा एक प्रस्ताव है कि उसको बाहर ले जाएगा। हम लोग का उत्तर तरफ से 4 लेन निकल रहा है, उस पर कहीं पे लोकेशन कोई होते हुए निकल रहा है तो 4 लेन नहीं है, शायद डबल लेन है, तो उस साइड भी अगर चला जाए तो दोनों में से कोई जगह अगर सुटेबल जगह बस स्टैंड के लिए मिल जाता है तो वो भी बेहतर रहेगा। तो ये एक अभी एनफोर्समेंट में जनरली यही समस्या आती है कि जो वेंडर्स हैं वो फिर कहने लगते हैं कि हम लोग जाएगा, क्योंकि उनको भी अपना लाइवलीहुड अर्न करने का अधिकार होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उसमें एनफोर्स नहीं कर पाते। एक मंथली मीटिंग के लिए सुझाव दिया गया था, ये काफी अच्छा सुझाव है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने का। कम से कम थाना लेवल पे एक मीटिंग, अगर किसी प्रकार कई सारी समस्याएं होती हैं कि लोग सामूहिक रूप से बता पाता है, इंडिविजुअल नहीं बता पाता है, तो वो उस तरह की समस्याएं हम लोग के संज्ञान में आ पाएंगी, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। लाइसेंस को लेकर के बातें बोली गई, लेकिन उसको लेकर के मेरा थोड़ा रिजर्वेशन है, क्योंकि दोनों तरह का जो बुद्धिजीवी वर्ग है दोनों तरह की बात करता है। लाइसेंस बढ़ जाने से कोई जरूरी नहीं है कि घटनाएं होना बंद हो जाएंगी, और उसके साथ आर्म्स के साथ एक एडिशनल खतरा जो हो जाता है कि आपका एक्सीडेंटल फायर कभी हो जाए तो आपके परिवार को ही उससे क्षति हो जाती है। यहाँ
भोजपुर में हम देखे 2-3 घंटे में आने के बाद हो गए कि लाइसेंस आपसे ही गोली चल गई। तो वो थोड़ा सा डाइसी एस्पेक्ट है, तो उसमें मैं क्लियर कट वैसा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमको आवश्यकता लगे ये हम कोशिश करेंगे। लाइसेंस देना तो डीएम साहब के प्रेरोगेटिव है, वो देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन हम कोशिश करें हमको पता चले कि कितना इसकी अफेयर है वो चीज़। छोटा बच्चा आपके घर में है, उसके हाथ में कहीं गलती से चला गया, ट्रिगर दब गया, गोली चल जाएगा। हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, लेकिन सभी लोग तो ट्रेन नहीं होते हैं उसके लिए। तो हम लोग को सिखाया जाता है कि बैग खाली भी पिस्टल है तो आप बैग निकालिएगा तो हवा की तरफ आना चाहिए, आदमी की तरफ। अगर उसमें गोली नहीं भी है तो भी उसका आदमी की तरफ या जीवित वस्तु की तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, लेकिन सभी लोग को उसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा उसको लेकर के थोड़ा रिजर्वेशन है कि वो सभी को आर्म्स लाइसेंस कम से कम लोगों को मिलना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन वो जरूरी है, लेकिन वैसा बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी होगा तो उसमें हम डीएम साहब से उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोविड-19 को लेकर के डीएसपी साहब ने भी इन लोग को बताया, अभी कोरोना का सेकेंड वेव एक तरह से लगभग 1.5-2 महीना पहले ही विदेशों में चालू हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार में भी पहुंचने लगा है। जो आप लोग फिगर देखते होंगे मीडिया के माध्यम से भी आता होगा, तो फिगर अब थोड़ा अलार्मिंग ले लिया है। और उसको लेकर के कल ऑर्डर भी निकला था, सीएम साहब का बैठक हुआ था जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसके माध्यम से भी निकला है। आगे हो सकता है ये और लॉकडाउन बढ़ाया जाए। अभी तो निर्णय जो हुआ है उसमें वही हुआ है कि 50 से ज़्यादा अगर कोई मृत्यु का कोई भी शोक सभा इत्यादि है तो उसमें अपर लिमिट दिया गया है, 50 आदमी से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो। शादी विवाह का कोई समारोह है तो उसमें लिमिट दिया गया कि 250 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। इसीलिए आज का जो मीटिंग था इसको भी लेके मेरा थोड़ा रिजर्वेशन था, लेकिन हम सोचे कि एक बातचीत होना जरूरी है। कुछ फीडबैक आप लोगों से भी मिलेगा, तो थोड़ा सा मैंने यही बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो। ये इम्पोर्टेंट है। कल वो ऑर्डर निकला है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से लगाया जाए। पहले वाली स्थिति तो उम्मीद कम है कि वैसा लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति है इससे भी थोड़ा बहुत उसमें सख्ती लाया जाए। आज हम और डीएम साहब और प्रशासन के सभी लोग निकले हुए थे, माइकिंग करवाए सभी क्षेत्र में इसको लेकर के कि कल से सख्ती इसमें की जाएगी। खास करके जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होता है वहाँ पे खास करके सख्ती करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो उसमें हम लोग का जो जलपान के लिए होता है वहाँ पे जनरली समोसा चाट इत्यादि मिल रहा है, वहाँ पे काफ़ी गैदरिंग होता है तो बढ़ रही है। सार्वजनिक स्थल पर सभी आयोजन पे रोक लगाया गया है और ये अप्रैल अंत तक लगाया गया है। तो रामनवमी के बारे में भी बात हो रही थी, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शन ये लागू रहेगा। उसमें पूजा वूजा जो सांकेतिक तौर पे है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जुलूस इत्यादि वो निकालना संभव नहीं हो पाएगा। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले पे भी लिमिट लगाया गया कि 50% से ज़्यादा लोगों को बैठा करके गाड़ी में नहीं चलाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो कि कोविड-19 को लेकर के कल से लगाया गया है। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ेगा तो आगे इसमें और सख्ती बढ़ाई जाएगी। कल से हम लोग मास्क चेकिंग और दुकानों पे अगर मास्क कोई नहीं लगाएगा तो उसमें भी सख्ती करेंगे। तो इसलिए मेंटली आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि हम लोग को बहुत ज़्यादा सख्ती करने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। ये नहीं है कि बंद पूरी तरह से कर देना है, लेकिन जो जनरल हम लोग का है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, इसको 100% इंश्योर करवाना है। टीकाकरण को लेकर के एक चीज़ है कि काफ़ी कम लोगों का वहाँ पे देखा जा रहा है कि कम लोग आ रहे हैं। तो डीएम साहब को हम बताया था कि ऐसे कार्यक्रम में हम जा रहे हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि एक बार आप लोग के बीच में ही उसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के आप सभी लोग टीका लें। इधर 1-2 दिन छोड़ सकते हैं, परसों से वैक्सीन का बड़ा खेप आने वाला है, तो फिर परसों से आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो प्रोपागेट होने जो चेन बढ़ता है उस पर रोक लग सकेगा। तो ये आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सुरक्षा को लेकर के हम सभी लोग आपके लिए हमेशा तैयार हैं। इस सर्विस में इसीलिए आए हैं कि सुरक्षित माहौल हम लोग दे सकें, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। मेरा इस सर्विस में आने का एक ही उद्देश्य था कि बिहार की मैं सेवा कर सकूं, बिहार के लोगों की सेवा कर सकूं। तो मैं हमेशा आपके लिए कोई भी समस्या है उसके दूर करने के लिए तत्पर है। आप लोग के द्वारा ही बताया कि हमारे जो थानाध्यक्ष हैं वो लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोग के द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन लोग के द्वारा भी हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि आप सभी की समस्या सुन करके हम उसका निदान करेंगे। और मेरी तरफ से सभी को निर्देश है कि जो व्यवसायी वर्ग है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है और व्यवसायिक गतिविधि बढ़ेगी अपने प्रदेश में, तो हमारा प्रदेश उसमें आगे जाएगा। जो डेवलपमेंट इंडेक्स है या किसी प्रकार की भी गरीबी में हम लोग का प्रदेश काफी गरीब प्रदेश में माना जाता है, तो वो भी दूर होगा काफी हद तक। अगर व्यवसायिक वर्ग जो है वो आगे बढ़ेगा तो उसके माध्यम से लोगों तक रोजगार मिलेगा तो पूरा समाज हमारा आगे बढ़ेगा। मेरा एक दो रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक के जो जवान है वो कार्य कठिन परिस्थिति में करते हैं, तो आगे जो आने वाली बैठक होगी थाना स्तर पे भी हम बोले, डीएसपी साहब के स्तर पे भी हम भी कोशिश करेंगे कि हर महीने बैठक कर सके। कई बार होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, लगता है ही बीसी चल रहा है या कुछ चल रहा है तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हर महीने अपने स्तर से भी एक बैठक करें। तो उसमें हम लोग ये सहयोग आप लोग से चाहिए होगा कि ट्रैफिक पोस्ट जो होता है वो सिपाही वहाँ धूप में काम करता है, और अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो गर्मी में तो और ज्यादा दिक्कत उसको होती है। तो कुछ जगह हम लोग उसके लिए पोस्ट का अगर निर्माण कर सके आपके सहयोग से तो बेहतर होगा, ड्यूटी वो बेहतर तरीके से कर सकेगा, लंबी अवधि तक ड्यूटी कर सकेगा। क्योंकि हम लोग भी मानवीय दृष्टिकोण से किसी को बहुत ज्यादा डांट नहीं पाते हैं। अगर वो ड्यूटी 8 घंटे ड्यूटी के लिए दिया गया है, बहुत तेज धूप है, 6 घंटे बाद ही अगर हट गया है तो फिर भी तो अब मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता कि उसको उसके लिए अब बहुत ज्यादा डांटा जाए। तो वो अगर पोस्ट बन जाएगा तो बेहतर रहेगा। आगे जो मीटिंग होगी उसमें उससे संबंधित जगह चिन्हित इत्यादि कर लेंगे कि कहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अशोक जी से भी बात हुआ, वो भी बताएंगे सहयोग करने के लिए तैयार है, तो उस पर डिटेल डिस्कशन उस समय हो जाएगा। आपकी जो भी समस्या है हम लोग खुले दिल से उसको दूर करने के लिए सदैव तत्पर है। इंडिविजुअल कोई समस्या होती है तो डीएसपी साहब से या मिल सकते हैं या हमसे आकर के। जनरली फर्स्ट हाफ में हमको यही रिपोर्ट 50 तरह का बनता है, तो बनाते बनाते 12-1 बज जाता है। तो 1 बजे के बाद ऑफिस में आइएगा तो लगभग प्रतिदिन मैं ऑफिस में बैठता हूं, तो किसी दिन भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। व्यक्तिगत कुछ समस्या है उसको बताने के लिए धन्यवाद। जाएंगे जिस दुकानदार पे इसका रूल का फॉलो नहीं करेगा उसकी दुकान को सील कर देंगे। मेरा उसमें एक सुझाव था कि अगर आप जा रहे हैं दुकान पे, अगर वो फॉलो नहीं करें तो एक बार उनको चेतावनी दे दिया जाए, और अगर उसके बाद दोबारा कभी किया जाए और फिर ऐसा होता है तो आप सील कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक बार उनको चेतावनी जरूर दे दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा हमें मजबूरन करना पड़ेगा। दुकान पे 2 आदमी भेज दिया करते थे, और ये अरुण प्रकाश जी उस समय हम लोगों के एसडीओ थे, और उनके साथ हमने दिखलाया कि देखिए अभी क्या हुआ, और दुकानों को सील करा दिया जाता था। तो इसमें अनुरोध ये होगा कि प्रशासन यदि यह अनाउंस कराए कि किसी भी दुकान पर जो भी व्यक्ति, चाहे वो उनका स्टाफ हो, मालिक हो या कस्टमर हो, उसे ही पेनाल्टी दिया जाएगा। इसमें दुकानों को सील करने से हमारे ही लोग हमें परेशान करते हैं। दुकानों को सील करने की आवश्यकता। और एक शब्द हमारे अतिथि जी श्री हरकिशोर राय जी, इनके लिए हम कहना चाहेंगे कि जो सेवा का भाव उन्होंने कहा, जो बताया, मैं पर्सनली भी मिला और रोटरी क्लब के बारे में बात हो रही थी, कैसे पता चला उनको कि ये रोटरी क्लब सिर्फ सेवा ही करती है, सेवा का काम करती है। तो इन्होंने खुद कहा कि हम इसमें तैयार हैं मेंबर बनने के लिए, और हम लोग अभी मेंबर नहीं बना पाए हैं, किसी कारण से हम लोग अगली बैठक नहीं हुई है कोरोना वगैरह को लेके। जो पुनः बैठक होगी तो हम लोग करनी चाहिए। सर, हम लोग लगातार जिला प्रशासन के लगभग सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं।
उसको उसको उन लोगों को सुझाव दिया जाता है हम लोगों के द्वारा। अब जो आगे थाना और इस लेवल पे भी जो एसपी साहब के लेवल पे भी जो बैठकें होंगी तो हम लोग